ओके जी, वेलकम बैक। अभी तक सारी चीजें समझ आ रही हैं? लेट्स वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स अगर किसी और ने ज्वाइन करना है। तब तक अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी। आयशा नो बख्तावर, मैम, अभी तो आ रहा है समझ। मैम अभी तो आ रहा है समझ। ये समझ यस आ गई मैम, आ रहा है। ये समझ आ गई यस कि मैम। मॉडल सिलेक्शन कैसे हम लोग कर रहे हैं, कौन कौन से यस पॉइंट्स मैम। इंपॉर्टेंट हैं जो कि देखने जरूरी हैं। यस मैम। यस मैम। सो आई नो कि दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल क्लास और ये बड़ा ही कोई आप कह लो कि बड़ा ही हेक्टिक काइंड ऑफ काम है, लेकिन दिस इज हाउ यू डू एस्टिमेशंस। छोटी छोटी चीज जो है वो आपके रिजल्ट्स को बड़ा अफेक्ट कर देती है, और अगर आप इन सारे पॉइंट्स की केयर नहीं करोगे तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो वैसे नहीं होंगे जैसे जैसे इन रियलिटी होने चाहिए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग। यू हैव टू डू योर एवरी एफर्ट कि किसी भी तरह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बायस्ड रिजल्ट्स ना हो और एक्चुअल जो यस मैम। पिक्चर है वो प्रेजेंट कर रहे हो। यस मैम। ओके जी, लेट रजिया एंटर इन द क्लास और उसके बाद जो है हम लोग दोबारा से इसको रिज्यूम करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है आप सबको? यस मैम। ओके, मैम सो हेयर इफ यू सी, इसके अंदर अगेन आपके पास एक वेरिएबल है नॉलेज का, और इसको आप देखो इसका ये मतलब है कि कैटेगोरिकल टाइप ऑफ ये वेरिएबल है 1 से 3 तक। 1 2 3 इसकी वैल्यूज होंगी। इंडिपेंडेंस है, इसकी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 होगी। ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ वेरिएबल लग रहा है, एज भी एक कंटिन्यूस वेरिएबल लग रहा है। सो इस तरह से हम लोग एक ही साथ इनका आइडिया ले सकते हैं वेरिएबल्स का। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि व्हाट आई यूजुअली डू बिफोर गोइंग टुवर्ड्स माय फाइनल मॉडल, या जो मेरा सोफिस्टिकेटेड मॉडल होता है उससे पहले मैं हमेशा ये काम जरूर करती हूँ, मैं सिंपल रिग्रेशन रन करती हूँ with all the possible variables that I can include. So this is basically a tip for you. सिंपल मैंने रिग्रेशन यहाँ पे रन किया और इस रिग्रेशन के अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि बहुत सारे वेरिएबल जो है मेरे इनसिग्निफिकेंट हैं, और बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं कि जो कम लेवल के ऊपर इनसिग्निफिकेंट हैं। और जैसे कि एज हो गया, नॉलेज 2 हो गया, नॉलेज 3 हो गया, रिवॉर्ड्स हो गए और अर्निंग्स हो गई। सो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपने फाइनल मॉडल में इंक्लूड करूंगी तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो अगेन ये छोटा सा मुझे आइडिया हो गया कि कौन से वेरिएबल मुझे होल्ड करने हैं सबसे पहले और कौन से वेरिएबल मुझे ड्रॉप करने हैं, या कौन से वेरिएबल मैंने इनिशियली होल्ड करके फिर उसके बाद एक एक वेरिएबल ऐड करके या माइनस करके काम करना है। सो इसके अंदर अगर आप लोग देखो सिग्निफिकेंट कौन कौन से हैं मेरे पास, नॉलेज 2 है, नॉलेज 3 है और रिवॉर्ड है। इन तीन वेरिएबल्स को मैं होल्ड करती हूँ इनिशियली, और उसके अंदर फिर हम लोग इस तरह करते हैं कि नॉलेज जो 3 है यहाँ पे हमारे पास, उसको जरा मैं क्रॉस टैब करती हूँ। सो टैब नॉलेज 3 और साथ में सेटिस्फैक्शन 1। ओके ठीक है जी, मैक्सिमम इसकी वैल्यूज भी आ रही हैं। हाईएस्ट इसमें जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो 424 आ रहे हैं। और इसके अंदर ये है जी वेरिएबल नॉलेज 3 जो सवाल था वो ये पूछा गया था कि डू यू नो अबाउट एनी माइक्रो फाइनेंस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स इन योर एरिया। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि जी दे डोंट नो अबाउट एनी माइक्रो फाइनेंस ग्रुप एंड दे आर आल्सो फुली सेटिस्फाइड। सो उसके बाद जो लोगों को पता था वो भी फुली सेटिस्फाइड थे, लेकिन उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कम है एज कम्पेयर टू दोज जिनको नहीं पता था। सो देयर माइट बी सम लॉजिक बिहाइंड दिस। यूजुअली ये कि ये जो औरतें हैं दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, सो इनके पास नॉलेज भी कम है अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज ऑपरेटिंग इन देयर एरिया। सो इस तरह से आप लोग इनका क्रॉस टैप कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग कर सकते हैं इस डाटा के अंदर, और वो ये है कि क्रॉस टैब के साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये जो दो वेरिएबल्स इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं मेरी रिग्रेशन के अंदर।
तो सिंपली उसके बाद में टैब knowledge 3 sat 1 लिख के एक कमांड लगाती हूँ ऑप्शन के साथ, वो है आपके पास chi square। सो अब ये जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं ये chi square के साथ आ गए, और नीचे आपके पास यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.001 आ गई है। ये जो 0.001 प्रोबेबिलिटी आती है इसका क्या मतलब है जी? ओके जी, बेसिकली नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स थे? नॉलेज 3 और सैट 1। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि जी देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच इज नॉलेज 3 एंड सैट 1। और काई स्क्वायर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें ये सजेस्ट करती है, सिंस इट इज सिग्निफिकेंट, तो हम लोग जो अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं करते, और हम लोग उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसीजन ले लेते हैं कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स व्हिच इज नॉलेज 3 एंड सैट 1। सो दिस मीन्स कि ये जो नॉलेज 3 वाला वेरिएबल है ये मैं अपना जो फाइनल मॉडल होगा उसमें इंक्लूड करूंगी। सो यू कैन डू सच थिंग्स। आप लोग इनिशियली दो जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में क्रॉस टैप्स कर सकते हैं, और बिफोर मूविंग टूवर्ड्स योर फाइनल मॉडल आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये वेरिएबल्स आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और वेरिएबल है जिसको मैं देखना चाहूंगी, विच इज एजुकेशन 2। नहीं, एजुकेशन 2 को मैं ड्रॉप कर दूंगी, आई विल नॉट लुक इनटू इट। हैरेसमेंट को देखते हैं जी। इसको देखें तो आप इसमें प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं 0.499। इसका ये मतलब है, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं हरासमेंट और सेटिस्फैक्शन 1 ये आपस में रिलेटेड नहीं है। सो आई माइट नॉट इंक्लूड हरासमेंट इन माई मॉडल। और इसके बाद एक और वेरिएबल है उसको भी देख लेती हूँ मैं, विच इज नॉलेज 3। उसको देख लेते हैं जी, ये भी सिग्निफिकेंट आ गया। सो इसका ये मतलब है कि मैं ये वाला वेरिएबल भी होल्ड कर लूंगी, क्योंकि इसका ये मतलब आ रहा है काई स्क्वायर हमें ये बता रहा है कि सैट 1 और नॉलेज 3 के बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा जी, याद होगा कि 15% के ऊपर वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ रही थी रिवॉर्ड्स की रिग्रेशन इक्वेशन में। सो मैं उसको भी चेक कर लेती हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखो तो उसका आ रहा है 0.075। इसका मतलब कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं सेटिस्फैक्शन 1 और रिवॉर्ड्स, they can be correlated, या they both are a kind of variable जिसके बीच association हो सकती है। Alright जी, so based upon this I reach up to this equation। यहाँ पे satisfaction 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है नॉलेज 2। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि जी आपने ये जो काई स्क्वायर के बारे में बताया इसको प्लीज एक दफा फिर से रिपीट कर दें। तो वो मैं रिपीट कर देती हूँ जी। ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है सेटिस्फैक्शन 1 और रिवॉर्ड्स की। ओके, आई आल्सो हैव अनदर क्वेश्चन जी। सो ये आपके पास जी नल हाइपोथेसिस है। इस नल हाइपोथेसिस ये है इसका कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स जिनका मैंने क्रॉस टैप किया था काई स्क्वायर के साथ, सेट 1 और रिवॉर्ड का। और अल्टरनेट ये है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स? सेट 1 और रिवॉर्ड का। ठीक है। सो यहाँ पे जो काई स्क्वायर है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंट आ गई है, और इसलिए हम लोग जो है वो अपना जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स सेट 1 और रिवॉर्ड। सिंपलर वर्ड्स के अंदर मैं ये कह देती हूँ कि अगर ये सिग्निफिकेंट आ रहा है ना तो आपने ये वाला वेरिएबल होल्ड कर लें, ठीक है। और अगर ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है ना तो ये वाला वेरिएबल ना होल्ड करें। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर कुछ वेरिएबल्स अगर नहीं भी सिग्निफिकेंट आ रहे तो थ्योरी की वजह से हमें उन वेरिएबल्स को होल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास होलो ग्रोथ मॉडल है which is a function of capital and labor, so you have to hold capital and labor no matter if it's significant or not significant, because that is what the theory is saying. So again theory और साथ साथ जो statistical evidences उनको इकट्ठे लेके जाना है। So जी यहाँ पे जो मेरे पास statistically significant आए थे, ओके जी, गुड। सो यहाँ पे जो मेरे पास स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आए थे उसके ऊपर मैं ये वाली जो इक्वेशन है वो सेट कर ली है। अच्छा, अब आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन जो है ये मैंने यहाँ पे अपने बहुत थोड़े से एनालिसिस के बाद सेट की है,
आप लोगों को इस पे टाइम लगेगा. यू माइट नीड टू गो थ्रू ईच वेरिएबल, यू माइट नीड टू डू क्रॉस टैब्स ऑफ every two variables and see chi-squares and all these things. सिंपल रिग्रेशन रन करी हूँ. अगेन दिस इज सिंपल रिग्रेशन मॉडल, ये आपका फाइनल मॉडल नहीं. अभी हम फाइनल के ऊपर इसके बाद आ रहे हैं. हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया. और इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो नॉलेज 2 जो है वो सिग्निफिकेंट है, नॉलेज 3 जो है वो सिग्निफिकेंट है, रिवॉर्ड्स जो है वो इनसिग्निफिकेंट है. इट्स ओके इफ योर मॉडल हैज 2 or 3 वेरिएबल्स इनसिग्निफिकेंट, दैट डजंट मैटर अ लॉट. लेकिन बहुत सारे वेरिएबल, मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएबल्स आपके इनसिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए. It doesn't make your model look good. Okay जी, so फाइनल जो इक्वेशन मेरी कुछ आ रही है वो इस तरह से. अब इन्हीं 3 वेरिएबल्स को यूज करते हुए मैं अपना आगे मॉडल के ऊपर चलूंगी. अच्छा, बिफोर आई मूव टू माय मॉडल, आई वुड लाइक यू टू नो फ्यू थिंग्स. और वो ये है जी कि सपोज करें कि अगर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऐसा है कि जिसकी वैल्यूज आ रही है येस और नो में, या जिसकी खाली 2 कैटेगरीज हैं, तो फिर आप लोग लगाओगे लॉजिट या प्रोबेट मॉडल. ठीक है. अगर आपके पास ऐसा वेरिएबल आ रहा है जिसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं, लेकिन उनमें कोई ऑर्डर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हो सकते हैं. अगेन डिफरेंट प्रोफेशंस आ गए. ठीक है. अब उनमें कोई ऑर्डर नहीं है बिकॉज ऑल कैटेगरीज आर इक्वल टू अदर रेफरेंस कैटेगरी. सो इन दैट केस आप लोग लगाएंगे मल्टी नॉमिनल लॉजिट या मल्टी नॉमिनल प्रोबेट मॉडल, और उसकी कमांड होती है जी आपके पास एम लॉजिट. और अगर आप लोगों ने सिंपल लॉजिट या प्रोबेट लगाना है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी ऑप्शन 1 या 2 में है, तो आप सिंपल कमांड लगाओगे लॉजिट LOGIT लॉजिट, या प्रोबेट PROBIT प्रोबेट. ओके. लेकिन हमारे केस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेटिस्फैक्शन है, और वो जो वेरिएबल है उसमें ऑर्डर आ रहा है, यानी 0 से लेके 5 तक आ रहा है. 0 जो है वो सबसे कम वैल्यू है, और जो 5 है वो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू आ रही है. सो इस केस के अंदर हम लोग लगाएंगे ऑर्डर्ड लॉजिट या ऑर्डर्ड प्रोबेट मॉडल. अच्छा जी, अब कमांड क्या है आपके पास ऑर्डर्ड लॉजिट या ऑर्डर्ड प्रोबेट मॉडल लगाने की पहले हम लोग लॉजिट मॉडल यूज कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग अपना प्रोबेट मॉडल की तरफ मूव करेंगे. अच्छा जी, इसके अंदर मैं एक काम कर लेती हूँ, और वो ये है कि मैं लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ, ग्लोबल लिस्ट. ग्लोबल लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ जी. सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्लोबल लिस्ट प्रिपेयर करने लगी हूँ. इसका क्या मतलब है जी? ग्लोबल प्रिपेयर कर लें एक्स लिस्ट का. एक्स लिस्ट कह दो उन वेरिएबल्स को जो कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जो कि मैंने पहले से डिसाइड कर लिए हुए थे कि नॉलेज 2 होगा, नॉलेज 3 होगा और रिवॉर्ड होगा. उसके लिए मैंने कमांड दी है जी ग्लोबल एक्स लिस्ट नॉलेज 2, नॉलेज 3 और रिवॉर्ड. एंटर इसको कर दूंगी. और अगर मैं इसी को डिस्क्राइब करूँ अब एक्स लिस्ट को, इससे पहले आप लोग यहाँ पे एक डॉलर साइन लगाएंगे, फिर ये ऑपरेट होगा. सो अब इसके अंदर आपके पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं इकट्ठे, यानी कि अगर मैं खाली जहाँ ये सारे वेरिएबल्स लिख रही थी वहां पे खाली अगर मैं अब ये वाला एक्स लिस्ट लिख दूंगी विद डॉलर साइन, तो वो वही जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा जहाँ पे मैं ये 3 वेरिएबल्स लिख रही थी. बट अगेन आपकी चॉइस है जी, अगर आप लोगों ने ये तीनों अलग अलग लिखने तो यू कैन डू दैट. मैं अपने केस के अंदर जस्ट कि मुझे जरा जल्दी हो जाए रिजल्ट्स में ये हमेशा बना लेती होती हूँ इस तरह से इकट्ठा इनको इन अ ग्रुप. तो यू कैन अगेन इट्स अप टू यू. और इसी तरह से मैं एक वाई लिस्ट बना लेती हूँ. वाई क्या है? मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो उसके लिए मैं कमांड यूज करती हूँ ग्लोबल वाई लिस्ट sat1. sat1 क्या है जी? मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. sat1 वैसे भी लिख सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. सो अगर मैं टैप कर दूं यहाँ पे वाई लिस्ट, और वाई लिस्ट से पहले मैं यहाँ पे डॉलर का साइन दूंगी इन दिस वे. सो अगेन ये मेरे पास जो वाई लिस्ट था जिसमें सेटिस्फैक्शन थी उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ चुकी हैं. ओके जी. सो अब मेरे पास जो कमांड है ऑर्डर्ड लॉजिट मॉडल की वो है ओ लॉजिट. ओ फॉर ऑर्डर्ड, आगे जो आप लोग मॉडल लगा रहे हैं वो लॉजिट. अगर मेरे पास बाइनरी लॉजिट मॉडल हो तो खाली लॉजिट. अगर मेरे पास मल्टी नॉमिनल लॉजिट मॉडल हो तो एम लॉजिट. मेरे केस में ओ लॉजिट चलेगा. उसके बाद मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखूंगी. एक तरीका ये है कि मैं इस तरह से लिखूं डिपेंडेंट वेरिएबल
knowledge 2, knowledge 3, reward। ठीक है, इसका रिजल्ट भी सेम यही होगा, या फिर सेकंड में ये है कि मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि पहले मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए जो कि वाई लिस्ट था, और उसके बाद मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए जिनको मैंने ग्लोबल करके ग्रुप में बनाया हुआ है एक्स लिस्ट। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक इनके पहले मैं डॉलर का साइन नहीं दूंगी। यहाँ पे मैंने इसका डॉलर का साइन भी लगा दिया, दोनों के जी रिजल्ट सेम ही आएंगे। ये हमारे पास आ गई है जी ऑर्डर्ड लॉजिट मॉडल की रिग्रेशन। अब जरा हम इसको देख लें, ये आप लोगों के पास फाइनल मॉडल है जो आप लोग लगाएंगे बेस्ड अपॉन जो हम लोगों ने इसको सारा स्टडी किया है और जो फाइनल तक पहुंचे हैं, वो उसमें यही आ रहा है कि जी हमारे जो डाटा है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए और उसके सारे रिस्पॉन्सेज वगैरह को देखते हुए द बेस्ट काइंड ऑफ मॉडल जो मैं लगाऊंगी वो ऑर्डर लॉजिक मॉडल है। ऑर्डर लॉजिट और ऑर्डर प्रॉबर्ट लॉजिट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, खाली ये कि जो प्रॉबर्ट मॉडल होता है वो प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा होता है। लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस ये पेपर के अंदर कि लोग लॉजिट मॉडल की भी वैल्यू दे देते हैं और साथ में कंपैरिजन के अंदर प्रॉबर्ट मॉडल की भी वैल्यूज दे देते हैं, और उसके बाद जी आप दोनों दे देते हैं। और हमेशा यही होता है कि जो लॉजिट और प्रॉबर्ट मॉडल है उनकी वैल्यू ज़्यादा डिफर नहीं कर रही होती है, सो मोर और लेस उनकी सेम सिग्निफिकेंस आ रही होती है। इसलिए लोग जो है वो ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ऑर्डर लॉजिट और ऑर्डर प्रॉबर्ट दोनों की वैल्यूज दे दें। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास नॉलेज 2 जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है आपके सेटिस्फैक्शन को, और रिवॉर्ड जो है वो भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है आपकी सेटिस्फैक्शन को। अब ये जिसमें कोफिशिएंट है ये वो आम कोफिशिएंट्स नहीं है जो हम लोग यूजुअली यूज किया करते थे अपनी रिग्रेशन इक्वेशन में। हम ये नहीं कह सकते कि if there is a 1% change in knowledge 2 it is going to lead to 0.2% increase in satisfaction satisfaction 1, no, this is not going to be the interpretation here। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम उनकी ऑड्स रेशो निकालें। अभी मैं समझाऊंगी ऑड्स रेशो को कैसे इंटरप्रेट करना है। इसकी कमांड यही है जी, ओ लॉजिट वाई लिस्ट एक्स लिस्ट, और उसके बाद में एक सिंपल कमांड यूज कर देती हूँ ओ आर। ओ आर जो है ये आपके पास ऑड्स रेशो अब देगी। ओके, सो हियर यू गेट योर रिजल्ट्स। अब ये जो ऑड्स रेशो है इनको आप इंटरप्रेट करोगे, लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करना है जी, इसको इंटरप्रेट आप लोगों ने कैसे करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वहां से आपको मैं बताती हूँ। क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में लिखते हैं, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे आप देखो अगेन ऑड्स रेशो के अंदर भी वही रिजल्ट आ रहा है जो आपके पास विदाउट ऑड्स रेशो आ रहा था। नॉलेज 3 जो है वही खाली इनसिग्निफिकेंट है, बाकी नॉलेज 2 और जो रिवॉर्ड है वो दोनों के दोनों स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अच्छा जी, अगर मैंने यहाँ पे नॉलेज 2 को इंटरप्रेट करना हो तो उसको मैं कैसे करूंगी जी? नॉलेज 2 को इंटरप्रेट ऐसे करेंगे जो कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हम उसको ये कह सकते हैं कि फॉर अ 1 यूनिट इंक्रीज इन नॉलेज 2, अगर नॉलेज 2 के अंदर 1 यूनिट इंक्रीज होता है, क्या मतलब अगर नॉलेज 2 की जो वैल्यू है वो 1 से 2 हो जाती है, या 2 से 3 हो जाती है, या 2 से 3 और 3 से 4 हो जाती है। अगेन ये आपकी कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी कैटेगरीज है। अगर नॉलेज 2 की वैल्यू आपके पास खाली 2 कैटेगरी में तो आप 1 से 2 ही कहेंगे, अगर 3 है तो आप 1 से 2, 2 से 3 कहेंगे। अगर आपके पास नॉलेज 2 की वैल्यू एक कैटेगरी इंक्रीज हो जाती है, 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी अराउंड 1.3% इंक्रीज इन द लॉग ऑफ ऑड्स रेशो ऑफ बीइंग इन अ हायर सेटिस्फैक्शन लेवल। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन की यहाँ लिख भी दी है। उसके बाद कॉमा लगा के ये भी साथ में बता दें जी कि गिवन दैट ऑल अदर वेरिएबल्स इन द मॉडल आर हेल्ड कांस्टेंट। जैसे कि हेल्ड कांस्टेंट वाली assumption जो है ये तो हम सिंपल रिग्रेशन के अंदर भी लगा रहे होते हैं।
सो आई होप कि ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे जो लॉजिट और प्रॉबिट मॉडल है इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट कर देते हैं. इट्स नॉट दैट इंटरप्रिटेशन जो कि हम सिंपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर कर रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो आ रहा होता है. अच्छा जी, इसके बाद एक तो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे देखने वाली. यहाँ पे आपके पास सूडो आर स्क्वायर आ रहा है. ये वो आर स्क्वायर नहीं है जो कि आपके रिग्रेशन इक्वेशंस में आ रहा होता है, और सूडो आर स्क्वायर यहाँ पे हमेशा काफी लो ही आ रहा होता है. सो अगेन इट इज अप टू यू कि आप लोगों ने ये यूज करना है या नहीं यूज करना. यहाँ पे आपके पास एक सेकंड वेरिएबल आ रहा होता है एन आर काई स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए. ये जो आपके पास एन आर काई स्क्वायर टेस्ट है ये आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रहा है, और इसका यह मतलब है कि मॉडल फिट्स द डेटा वेल एज कंपेयर टू द नल, जो कि था नल मॉडल था जो उसके लिए. सो अगेन ये यही शो कर रहा है कि जी ये जो मॉडल है ये गुड फिट है. सो इट्स अप टू यू कि आप लोग इसमें सूडो आर स्क्वायर इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं. मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट, और इसकी वैल्यू इतनी अच्छी नहीं आती होती जैसे आपकी रिग्रेशन इक्वेशंस में आती होती है नॉर्मल रिग्रेशन इक्वेशंस के अंदर. और ये वो आर स्क्वायर भी नहीं है जो कि नॉर्मल इक्वेशन के अंदर आर स्क्वायर होता है. दिस इज सूडो आर स्क्वायर. अच्छा जी, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है देखने वाली वो ये है कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 1222 है. जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी वो अराउंड 1303 ऑब्जर्वेशन थी. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो चुकी हैं. इसका ये मतलब है कि जब मैंने ये मॉडल अपना एस्टिमेट करी थी तो कुछ ऐसी वैल्यूज थी जो कि अनरिपोर्टेड थी. इन तीनों में से कोई ऐसी हो सकती है जो कि अनरिपोर्टेड हो, मिसिंग हो. तो आखिरी जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं वो 1222 है जिसके ऊपर मैंने अपना फाइनल मॉडल जो है वो सेट किया. ओके जी, अब अगर मैंने इनके यहाँ पे मार्जिनल इफेक्ट्स देखने हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगी. दिस इज द कमांड. इस कमांड को समझ लें. MFX जो है वो आपको मार्जिनल इफेक्ट शो करेगा, लेकिन वो जो मार्जिनल इफेक्ट आपको शो करेगा वो आउटकम 1 के लिए करेगा. आउटकम 1 किसका? जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था सेटिस्फैक्शन उसका. ये जरा यहाँ पे देखें जी, ये प्लीज जरा यहाँ पे देखें. नॉट सेटिस्फैक्शन की वैल्यू 1 है, समवट सेटिस्फैक्शन की वैल्यू 2 है, हाफ हाफ की 3 थी, वेरी सेटिस्फाइड की 4 है, और फुली सेटिस्फाइड की 5 है. तो अगर मैंने इनके मार्जिनल इफेक्ट्स निकालने हो तो मैं हर को इस एक कैटेगरी के साथ देखूंगी. उसके लिए उनके मार्जिनल इफेक्ट निकालने के लिए मैं सबसे पहले ये करूंगी कि मुझे मार्जिनल इफेक्ट दो अगर मेरा आउटकम 1 हो. सो इसको हम लोग करेंगे. उसके बाद अगला अगर मैंने कैटेगरी के लिए देखना है तो अगेन मैं ये वाली कमांड यूज करूंगी. यहाँ पे मैं आउटकम 2 कर दूंगी. जो 2 है यहाँ पे समवट सेटिस्फाइड के लिए हो जाएगा. 3, 4, 5 इस तरह से आप जो है ये एक एक करके यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज होंगी उनके लिए मार्जिन इफेक्ट्स निकाल सकते हैं. अगेन दिस इज योर आउटपुट. और ये जो है मार्जिनल इफेक्ट बेसिकली ये आपके पास वो इफेक्ट आ रहा है जो कि आपके रिग्रेशन इक्वेशन के कोफिशिएंट से मिलता जुलता है. और इसको हम लोगों ने जी इंटरप्रेट कैसे करना है. ये इंटरप्रिटेशन है जी. यहाँ पे जरा देखें नॉलेज 3 को आप लोग. नॉलेज 3 जो है इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है और ये इनसिग्निफिकेंट है. इसको मैं छोड़ देती हूँ. नॉलेज 2 जो है उसका साइन पॉजिटिव है और वो सिग्निफिकेंट है. तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि इफ देयर इज अ 1 यूनिट इंक्रीज इन नॉलेज 2 it means that you are around 6% more likely to be satisfied. अच्छा जी, अब 6% मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड मैंने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे जो 5 की वैल्यू थी यहाँ पे वो थे जो कि फुली सेटिस्फाइड थे. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देती हूँ. ये पिछली कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है. इफ देयर इज 1 यूनिट इंक्रीज इन नॉलेज 2 यू आर, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 6% आ जाएगा ना. सो यू आर 6% मोर लाइकली टू बी फुली सेटिस्फाइड, क्योंकि 5 जो था वो हमने फुली सेटिस्फाइड लिया हुआ था. सो अगेन ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी. इसी तरह आप लोग बाकियों की भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 ली हुई है और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. ओके, सो इस 4 के अंदर अगर आप लोग देखो तो ये अब नेगेटिव हो गया.
सो हमें इसको यहाँ पे कह सकती हूँ, अगर मैंने इसके कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करना हो मार्जिनल इफेक्ट को, तो मैं ऐसे करूंगी that if there is a 1 unit increase in knowledge 2, you are 3% more likely. अब ये more likely नहीं होगा, ये less likely होगा क्योंकि negative sign है. So you are 3% less likely to be satisfied. ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई है. इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स को हम इंटरप्रेट नहीं करते, यूजुअली वी स्किप इट आउट. तो इस तरह से जी आप लोग इनके मार्जिनल इफेक्ट्स कर सकते हैं. अगर आप लोगों को चाहिए हो इनके मार्जिनल इफेक्ट्स मीन के ऊपर, तो उसके लिए आप लोगों की क्या कमांड्स होंगी? उसके लिए आप लोग जो हो वो ये वाली कमांड्स जो है वो यूज कर सकते हैं. एक कमांड में यहाँ पे रन करके दिखा देती हूँ. पहली वाली ही चीज है सिर्फ ये कि यहाँ पे जो आपके ये मार्जिनल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ये एट मीन्स आ रहे होते हैं, और इनको हम कहते हैं कंडीशनल मार्जिनल इफेक्ट्स. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. आप लोग इन दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं. आई यूजुअली प्रेफर दिस विदाउट कंडीशन, दिस वन. सो अगेन इट्स अप टू यू. अच्छा जी, सो हियर एंड्स योर लॉजिक मॉडल. इसके बाद पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट है, आप लोग वो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने मॉडल की क्वालिटी देखनी हो, तो उसमें आपके पास एक पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट आता है, ई-स्टैट आईसी. इसमें आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, और उसके बाद आपके पास आ जाता है बेंजीन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया. सो यूजुअली हम लोग ये कहते हैं, ये यहाँ पे इनकी मैंने काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको लिख के भी दी हुई है. सो बेसिकली ये जो दोनों क्राइटेरियाज होते हैं, इसके अंदर हम लोग चाह ये रहे होते हैं कि जो इसकी जो वैल्यूज हैं वो लो आए. तो अगर इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई आ रही होती हैं तो वो हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं होता. हम ये कह सकते हैं कि हाई वैल्यूज जो होती हैं वो बेसिकली एक पुअर क्वालिटी ऑफ मॉडल को शो कर रही होती है. अब क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वेरिएबल्स मैंने ऐड किए हुए हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि एकाइक और बेंजीन का जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा हाई है. सो अगेन ये एक हो सकता है जो आप यूज करें इन पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट. इसके बाद जी आप लोग ई-स्टैट सम यूज कर सकते हैं. बेसिकली जो आपने वेरिएबल्स जिनके ऊपर फाइनल अपना मॉडल सेट किया होगा ना, उनकी ये समरी स्टैटिस्टिक्स दे देंगे. तो अक्सर आप लोग थीसिस के अंदर भी या पेपर्स के अंदर भी एक पहले टेबल डालते हैं जो कि समरी स्टैटिस्टिक्स का होता है. तो उसके अंदर बड़ी इजीली जो आपके फाइनल वेरिएबल्स होते हैं उनका आप समरी निकाल सकते हैं, वो अपने फाइनल मॉडल से पहले दे सकते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा और टेस्ट भी हैं जैसे कि ई-स्टैट VCE है. इसके अलावा लिंक टेस्ट है. अच्छा जी, लिंक टेस्ट मैं बता देती हूँ, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा जी, लिंक टेस्ट क्या करता है जी? लिंक टेस्ट के अंदर आपका हैट स्क्वायर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? लिंक टेस्ट आपका बताता है कि जो आपका मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है या नहीं है. सो इफ आवर मॉडल is really so if our model is really specified correctly, then we were to regress satisfaction 1 on the prediction and the prediction square. The prediction square would have no explanatory part. So अगर तो आपका यहाँ पे ये जो हैट स्क्वायर है ये इनसिग्निफिकेंट आ जाए, तो ये शो करता है कि जी आपका जो मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है. तो बेसिकली हमें यहाँ पे हैट स्क्वायर की वैल्यू होती है वो इनसिग्निफिकेंट चाहिए होती है. यहाँ पे 10% लेवल के ऊपर इनसिग्निफिकेंट है. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एज वेल. अब आ जाइए आप लोग अपने प्रोबेट मॉडल के ऊपर. जस्ट लाइक लॉजिक मॉडल, प्रोबेट मॉडल भी वही सब चीजें कर रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर जो कमांड है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है. पहले मैं कमांड यूज करी थी ओ लॉजिक की, अब मैं यूज कर रही हूँ ओ प्रोबेट की. सो अगेन मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ या मैं इनका ग्लोबल से लिस्ट बनाई हुई वो भी यूज कर सकती हूँ. सो सिंपल यहाँ पे करके आपको दिखा देती हूँ. यहाँ आपके पास ओ प्रोबेट मॉडल आ गया है, लेकिन आप इसके कोफिशिएंट्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो नॉर्मल कोफिशिएंट्स नहीं है. तो इनकी मैं चाहूंगी कि ऑड्स रेशो आ जाए. तो ऑड्स रेशो लाने के लिए फिर अगर आप उसके बाद जो है वो कमांड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ऑड्स रेशो भी ना लाऊं तो उसके अंदर मैं मार्जिनल इफेक्ट्स लाऊं, तो मार्जिनल इफेक्ट्स के लिए हम लोगों ने ये वाली कमांड्स यूज की थी. यही कमांड्स यहाँ पे भी यूज होंगी और इसकी सेम वही इंटरप्रिटेशंस होंगी जो कि पहले इंटरप्रिटेशंस थी. अगर मैं चाहती हूँ कि कंडीशनल मीन के ऊपर आए तो मैं ये वाली कमांड्स यूज करूंगी.
अगर मैं उनकी प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज देखना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से ये वाली कमांड्स यूज करूँगी प्रोबेबिलिटी मॉडल की। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी। बाकी ये है कि इसकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। एक दफ़ा लेक्चर सुनने से शायद इतनी चीज़ें ना क्लियर हो जब तक आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं आई वुड लाइक कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका आंसर करूँ। Yes, ma'am. जी आशा कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. मैम हम इसमें फिर इंटरप्रेट क्या करेंगे? आई मीन हमने जो एल आर आशा बख्तावर रजिया, आप दोनों जो है आप तीनों जो है वो रुक जाए यहाँ पे, और बाकी के जो लोग हैं अगर उनके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो दे कैन लीव, अदरवाइज इफ दे हैव क्वेश्चंस तो मैं पहले उनके आंसर्स देना चाहूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे अबू मरसद है, आरफ है, और देयर इज समबडी हुज नेम इज वाइबो 1920। इफ यू थ्री हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, otherwise you can leave. Thank you for your time. I hope you have enjoyed the workshop. यस मैम, थैंक यू। मैम आपने स्टार्ट में पास सेट किया था, उसका प्लीज़ अगेन एक्सप्लेन कर दें उसको। अबू मरसद बेटे आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। यस मैम, श्योर मैम। आपने स्टार्ट में जो लॉग फाइल और डू फाइल का पास सेट किया हम्म हम्म था, वो थोड़ा सा बता दें अगेन प्लीज़। अच्छा, वो सिंपल ये कि आप लोगों को मैंने शुरू के लेक्चर्स में भी बताया था, फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास ये बना होता है, यहाँ पे जाके मैं जो हूँ अपनी डू फाइल कर सकती हूँ। डू फाइल कैसे करनी होती है, ये यहाँ पे डू फाइल मेरी खुल गई है, और ये जितनी मैंने कमांड्स आज की है ना, इनको यहाँ से मैं कॉपी करूंगी, और कॉपी करने के बाद अपनी डू फाइल के अंदर पेस्ट कर दूंगी, तो ये रिकॉर्ड रह जाएगा मेरे पास कि मैंने आज क्या क्या किया। और ये डू फाइल में सेव कर लूंगी, ताकि कल को अगर मैंने अपनी एस्टिमेशंस को रिपीट करना हो तो सिंपली मेरे पास रिकॉर्ड हो, यहाँ से जाके मैं अपनी वैल्यूज को एग्जीक्यूट करती जाऊँ, और उससे जो है वो मेरा रिजल्ट जो है वो सेम आते जाए। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग हमेशा अपनी डू फाइल रखो। और जो लॉग फाइल होती है बेसिकली वो आपका जो जो एस्टिमेशन यहाँ पे की है ना मैंने, वो एक वर्ड की फाइल के अंदर एक प्रॉपर वे के अंदर शो हो रही होती है। सो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, लॉग फाइल मैंने बनाई थी, किस नाम से बनी हुई है, लेट मी शो यू। सी यूजर्स वीबा 14। सो हियर यहाँ पे ये जो लॉग फाइल है वो मेरी सेव हुई थी, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे जो जो मैंने इनपुट्स की हुई हैं, जो जो मैंने यहाँ पे फंक्शंस किए हुए हैं स्टाटा के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। सो स्टाटा की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हुई है। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग डू फाइल के साथ साथ जो है वो अपनी लॉग फाइल भी क्रिएट करें। यूजुअली जब आप लोग किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं फॉर लाइक कुसर्व है, आइडियाज है, सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ पे वो आपसे तीन चीज़ें हमेशा मांगेंगे। एक आपसे कहेंगे कि वर्ड फाइल के अंदर अपने रिस्पॉन्सेज दें, एक आपको कहेंगे कि डू फाइल दें, और एक आपको कहेंगे कि आप अपना जो है वो लॉग फाइल दें। बीइंग एन एडवाइजर ऑफ माय एमफिल स्टूडेंट्स, मैं ये तीनों चीज़ें इनसे मांग रही हूँ। इनके जो रिजल्ट्स हैं इनके साथ साथ इनको डू फाइल देनी होगी और लॉग फाइल देनी होगी। So basically this is the proof that they have done everything. So उसके अंदर सबसे पहले मैंने ये वाली कमांड लगाई थी, लॉग यूजिंग पाथ दिया हुआ है यहाँ पे, ये उस फाइल का नाम है, और एंड में जब मैं बिल्कुल पहुंच गई थी तो मैंने लॉग क्लोज कर दिया था। So that is all on log and do file. जी, do we have any more questions? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। You're welcome, you're welcome. अबू मरसद आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को।
यस श्योर मैम। मैंने आपको पहले भी बताया था, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। अच्छा, दैट इज नाइस। और आप यहाँ पे जीसी से क्या कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं? यस मैम, एमफिल कंटिन्यू सेकंड सेमेस्टर है अभी। अच्छा, दैट इज रियली गुड। मेरा ख्याल है आप शुरू से इस वर्कशॉप के अंदर हैं। यस मैम, यस। ओके, दैट इज गुड। जी, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? जी, आरएफ जो है, अगर आप अपना माइक ऑन करें, बिकॉज आज काफी कम अटेंडेंस है, तो आई वुड लाइक कि अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट भी करें। जी, कौन है जी आप, आरिफ? मैम रजिया फरहान। ठीक है रजिया, हेलो। दैट इज गुड। यस। चलिए जी, थैंक यू सो मच। जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज चले जाएं। मैं खाली अपने थीसिस वाले बच्चों से बात करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। दुआओं में याद रखिएगा। यस श्योर मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि मैम जब हमने कोई भी वेरिएबल लेना है उसके लिए हमें ये जो मॉडल्स आपने लगाए हैं, लॉजिक मॉडल, प्रॉबिट मॉडल, ये जो है मैम, ये हमने हर एक वेरिएबल पे अप्लाई करना है, या आपने जो जितने आपने बताए हैं ये वेरिएबल्स, सेटिस्फेक्शन का, डोमेस्टिक का और ये एजुकेशन का, नॉलेज का, इन पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सब पे लगाना है ये वेरिएबल पे ये मॉडल? रजिया, जब मैं ये वर्कशॉप ले रही थी, आवाज कट रही थी मेरी, कनेक्शन इशू यस था? मैम, बहुत ज्यादा, अच्छा, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा। ओके। जी एक तो ये यस कि मैम। सारी की सारी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, मैं गूगल ड्राइव के अंदर शेयर भी कर दूंगी। दूसरा ये कि मैंने ओके आप लोगों मैम। को खाली तरीका बताया है लॉजिक और प्रॉबिट मॉडल लगाने का। अभी आप लोगों ओके ने मैम। लगाना खुद है अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है? तो ओके जो हम लोगों ने ओके डिसाइड मैम। किए हुए उनके ऊपर आप लगाएंगे। आई हैव जस्ट टोल्ड यू द वे हाउ टू डू इट। खाली स्किल ओके सिखाइए, फाइनल मॉडल ओके आप मैम। खुद सेट करेंगे। ओके मैम। जी फाइन। आयशा, क्वेश्चन? यस मैम। मैम अब जिस तरह हम ये मॉडल लगा रहे हैं, इसमें हमने आर स्क्वायर को इंटरप्रेट नहीं करना, हम उसकी आई वुड जगह। रिकमेंड यू टू स्किप इट। मतलब रिपोर्ट भी ना यस आप मैम। लोग करें, या अगर आप लोगों ने करना ही है तो कहीं नीचे जाके रिपोर्ट कर दें। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ द रिकॉर्ड ही मैं बात करती हूँ। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।